हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो है बेसिकली जो सेकंड चैप्टर में जो न्यू एडिड मटेरियल है हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि न्यू एडिड मटेरियल जो है उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैं आप लोगों को अच्छे समझा चुकी हूँ, उसके नोट्स भी मैंने आप लोगों को दे दिए। अब न्यू एडिड मटेरियल के जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ। कुछ एमसीक्यू बच गए हैं, वो आप लोग विनिंग कश ऐप में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे 100% नोट्स एमसीक्यू सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं किया प्लीज विनिंग कश ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपके फायदे के लिए बहुत कुछ मटेरियल दिए गए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का जो न्यू एडिड मटेरियल है, जो सेकंड चैप्टर बेसिकली ऐड हुआ है, उस थर्ड चैप्टर को निकाल के सेकंड में मर्ज कर दिया गया। तो सारे न्यू एडिड टॉपिक को यहाँ पे हम एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे। तो पहला ही स्टार्ट है कि व्हेन डिड यूएसएसआर सेंड हिज आर्मी टू अफगानिस्तान। जब हमने मिडिल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान टॉपिक को समझा था तो हमें समझ में आया था कि कब जो यूएसएसआर था वो तो वहाँ की आर्मी को, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को पूरा सपोर्ट था, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में था। लेकिन जब देखा कि जो अमेरिका है, चाइना है, अमेरिका है, चाइना है और पाकिस्तान है, ये सब देशों को जो मुजाहिदीन का सपोर्ट मिलने लगा, वहां से उनको वेपन मिलने लगे, वहां से उनको पैसे मिलने लगे, वहां से उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी, तो धीरे धीरे जो अफगानिस्तान की जो आर्मी थी कमजोर होती चली गई। और यूएसआर ने डिसाइड किया, उसे लगा कि अब जो पावर है उसके हाथों से कहीं निकल ना जाए, तो उसने डिसाइड किया कि अब अपनी आर्मी को डायरेक्ट वहां पे भेजेगा। तो किस दिन भेजा गया, किस साल में भेजा गया, वो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि व्हेन डिड यूएसएसआर सेंड हिज आर्मी टू अफगानिस्तान। आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को अच्छे से देखो। 24 दिसंबर 1979, 25 दिसंबर 1989, 25 जनवरी 1985, 20 दिसंबर 1986। जिस बच्चे ने भी मेरी एक बार भी वीडियो को देखा होगा सबको पता होगा मिडिल ईस्ट क्राइसिस मैंने बता रखा है। क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव किसे बोलते हैं? 24 दिसंबर को बोलते हैं, यानी कि क्रिसमस से एक दिन जो पहले की शाम होती है उसे क्रिसमस ईव कहते हैं। और कब भेजा गया ये तो आप लोगों को सभी को पता है कि 1979 में भेजा गया था, और 10 साल तक 1989 में आर्मी को वापस बुला लिया गया था। तो 10 साल तक वहां पे जो यूएसएसआर की जो आर्मी थी वहां पर थी, और उसके बावजूद वो कुछ जीत कर नहीं आई थी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको 24 दिसंबर 1979 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि व्हेन डिड अरब स्प्रिंग स्टार्टेड। कि जो अरब स्प्रिंग था, आप लोगों ने देखा कि अरब देशों में स्टार्ट हुआ था, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? दिसंबर 2010 में, दिसंबर 2011 में, नवंबर 2009 में और दिसंबर 2008 में। तो इसका आंसर भी है दिसंबर 2010 में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है फर्स्ट गल्फ वॉर ऑल्सो नोन एज। ये पहले जो गल्फ वॉर है थर्ड चैप्टर में था, यूएस हेजेमनी में था, लेकिन वहां से कुछ टॉपिक को निकालकर सेकंड चैप्टर में मर्ज कर दिया गया और थर्ड चैप्टर का कोर्स से डिलीट कर दिया गया। तो कह रहा है कि फर्स्ट जो गल्फ वॉर होता है और उसे किस नाम से जानते हैं? क्या उसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं, क्या उसे वीडियो गेम वॉर के भी नाम से जानते हैं, क्या उसे कंप्यूटर वॉर के गेम से भी नाम से जानते हैं, या ऑल ऑफ दी, ये सारे ही नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है सारे ही नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजिकली बेसिकली बहुत ज्यादा गैप दिखाया गया था यूएस और बाकी दूसरे देशों में, तो इसीलिए इसको वीडियो गेम वॉर कहा गया। और कंप्यूटर वॉर इसीलिए कहा गया, मैंने बताया था ना, घर में बैठ के लाइव टेलीकास्ट हुआ था, बंदे जो है अपने घर में बैठ के वॉर को देख रहे थे, किस तरह अमेरिका अपने सुपीरियर टेक्नोलॉजी को विश्व को दिखा रहा था। और यूएन के इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा गया। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी, सारे ही नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है इराक इन्वेडेड डैश इन अगस्त 1990, फर्स्ट गल्फ वॉर में। ये तो पता है कि इराक ने इन्वेड किया था, पर किस देश पे किया था? क्या उसने ईरान पे किया था? क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, इराक और ईरान को लगता है पास पास में है, तो शायद ईरान पे किया था। तो क्या इराक ने ईरान पे इन्वेड किया था, या कुवैत पे इन्वेड किया था, अफगानिस्तान पे किया था, या नन पे किया था? तो इसका आंसर है कि उसने किस पे किया था? कुवैत पे। ठीक है। द कंबाइंड आर्मी ऑफ डैश नेशंस अटैक ऑन इराक। मैंने बताया था आपको, जब इराक ने कुवैत पे इन्वेट किया था तो पहले उसको डिप्लोमेटिकली समझाने की कोशिश की गई। अमेरिका ने भी बहुत बातचीत किया कि भैया इस तरह आप एग्रेशन मत करो, आप चीजों को समझो और अपनी जो भी आर्मी है उसको वापस ले आओ। लेकिन जब वो नहीं माना तो यूएन ने कहा ठीक है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स के थ्रू इसको खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो चलने नहीं दे सकता। तो इसमें जो फोर्स थे, वो जिसमें जो आर्मी की कॉम्बिनेशन थी वो कितने देशों की थी? क्या इसमें 30 देशों के जो आर्मी थे वो उन्होंने मिलकर इराक पे अटैक किया था? 25 देशों की आर्मी ने, 34 या 20? तो इसका आंसर आपके एनसीईआरटी बुक में देख लेना 34 है, कि 34 देशों के मिलकर आर्मी ने क्या किया था? इराक पे
इन्वेड किया था, क्योंकि इराक ने बातों से जब नहीं माना तो बाई फोर्सफुली उसको हटाना पड़ा। कह रहे कि डैश पर्सन आर्मी वॉज फ्रॉम अमेरिका। आपको पता 34 देशों कंबाइन आर्मी थी, ये तो समझ में आ गया, लेकिन 34 देशों में से कितने पर्सन आर्मी केवल और केवल अमेरिका की थी, ये भी एनसीईआरटी की बुक में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। क्या 75% आर्मी थी, क्या 60% आर्मी थी, क्या 50% आर्मी थी, 85% आर्मी थी? तो इसका आंसर है 75% आर्मी से केवल किसकी थी? अमेरिका की थी। नेक्स्ट है डैश वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इराक एट द टाइम ऑफ फर्स्ट गल्फ वॉर। जब फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था, यानी कि इराक ने जब बेसिकली कुवैत पे इन्वेड किया था, ठीक है, इलीगल तरीके से हथियाने की कोशिश की थी, तो उस टाइम का प्रेसिडेंट कौन था, यानी किस प्रेसिडेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था? क्या उस टाइम का प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन थे, क्या बरहम शेल थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, ये नन थे? इसका आंसर है सद्दाम हुसैन के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था। नेक्स्ट है डैश वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एट द टाइम ऑफ 9/11, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, जो कि अमेरिका के अंदर इससे बड़े टेररिस्ट घटना कभी भी नहीं हुआ था। कहा जाता है कि 1776 में जब अमेरिका इंडिपेंडेंट देश बना था, अमेरिका को आजादी मिली थी, तब से लेकर अब तक के इतिहास में पहली बार इतना मास डिस्ट्रक्शन अमेरिका के ऊपर किसी ने किया था। इससे ज्यादा इतना जो जनमाल की हानि हुई थी, करीब 3000 लोग जो मरे थे, इतने ज्यादा जो लोग थे वो इससे पहले अमेरिका की धरती पर कभी भी नहीं हुआ था। तो ये जो मास डिस्ट्रक्शन है वो 9/11 को हमेशा जो है अमेरिका इसको याद करता है। अमेरिका ने इसके लिए बहुत बड़े ऑपरेशन चलाए। तो ये कह रहा है कि उस टाइम के जो प्रेसिडेंट अमेरिका के कौन थे जब 9/11 घटना हुई थी? क्या बिल क्लिंटन थे उस टाइम प्रेसिडेंट, क्या जॉर्ज HW बुश थे, क्या जॉर्ज W बुश थे, या डोनाल्ड ट्रंप थे? तो याद रखना बच्चों, कंफ्यूजन क्यों होती है जॉर्ज HW बुश और जॉर्ज W बुश? तो बंदों को लगता है क्या ये एक है या अलग अलग है? तो देखिए जॉर्ज W बुश के फादर थे HW बुश, लेकिन जब 9/11 घटना हुई तब उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के जॉर्ज W बुश थे, याद रखना आपको। नेक्स्ट है डैश वॉर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एट द टाइम ऑफ फर्स्ट गल्फ वॉर। ध्यान रखना, लेकिन जब पहली गल्फ वॉर हुई तब उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? वही ऑप्शन, क्या बिल क्लिंटन थे, क्या जॉर्ज HW बुश थे, जॉर्ज W बुश थे, या डोनाल्ड ट्रंप थे? डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल नहीं थे, आपको समझ में आ रहा है। जॉर्ज HW बुश थे। ये कौन थे? जॉर्ज W बुश के फादर थे, याद रखना आपको, जॉर्ज HW। नेक्स्ट है कि 9/11 अटैक इन अमेरिका हैपेंड, यानी कि 9/11 की जो घटना हुई थी अमेरिका में वो कब हुई थी? 9/11, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये 9/11 क्या है, क्योंकि अमेरिका में जो है वो थोड़ा लिखने का जो स्टाइल है वो इंडिया से थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे 9 क्या है? सितंबर का मंथ है, और 11 क्या है? डेट है। हम लोग क्या करते हैं, पहले डेट लिखते हैं और फिर मंथ लिखते हैं, लेकिन अमेरिका में क्या है, पहले मंथ लिखा है तो फिर डेट लिखा था। 9 सितंबर और 11 क्या है? डेट है। ये तो हमें समझ में आ गया कि जो 11 सितंबर है उस दिन ये घटना हुई थी, लेकिन कौन से ईयर में हुई थी? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। 11 सितंबर 2001 में हुई थी, 9 सितंबर 2001 में, 11 दिसंबर 2002 में, या नन में? तो शायद सीधी सी बात है, 9/11 लिखा हुआ है, 9 यानी कि मंथ है, सितंबर, 11 डेट है, 11 और कब हुआ था? 2001 के अंदर ये घटना हुई थी। तो ये जो घटना है कभी भी अमेरिका इसको नहीं भूल सकता। नेक्स्ट है डैश वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट ऑल दो सस्पेक्टिंग बिहाइंड द अटैक ऑफ 9/11। 9/11 में जो घटना घटी थी उसमें जितने भी सस्पेक्टेड थे उन सबके खिलाफ, उन सभी टेररिस्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था, एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन को क्या कहा गया था? क्या उसको ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कहा गया था, क्या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा गया था, या नन कहा गया था? इसका आंसर है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। याद रखना कि टेररिस्ट के खिलाफ जो अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया था 9/11 के अगेंस्ट, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है उन सब के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसे क्या कहता है? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो आपको याद रखना ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कौन सा था? फर्स्ट गल्फ वॉर वाला। 9/11 के बाद जो टेररिस्ट के खिलाफ चला था ऑपरेशन, उसको क्या कहा गया था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। नेक्स्ट है डैश एंड डैश टेररिस्ट रेजिम इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो दो टेररिस्ट ग्रुप है, आपको पता है आज भी काफी ज्यादा मतलब पॉपुलर है। अभी आपने देखा तालिबानियों का किस तरह से अफगानिस्तान पर उन्होंने कब्जा किया है। तो कह रहा है कि जो दो टेररिस्टिज्म अफगानिस्तान में उस टाइम पे भी कौन थे? जिसने भी मिडिल ईस्ट क्राइसिस देखा होगा, एक बार भी मेरी वीडियो को सुना होगा, उसको सारे आंसर बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। क्या अलकायदा और तालिबान दो टेररिस्ट ग्रुप थे? क्या ISS और तालिबान? क्या अलकायदा और ISS, या नन? तो इसका आंसर है अलकायदा और तालिबान। और अलकायदा का ही मेन जो लीडर था ओसामा बिन लादेन, वही रिस्पॉन्सिबल था, वही मास्टरमाइंड था, सभी चीजों की प्लानिंग स्ट्रेटेजी करने वाला कौन था 9/11 का? वही अलकायदा का जो लीडर था ओसामा बिन लादेन।
नेक्स्ट है डैश वाज द मास्टरमाइंड ऑफ अटैक 9/11। अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि 9/11 जो घटना हुई थी, बहुत बड़ी बात है, अमेरिका की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा खतरनाक है, बट उसके बावजूद भी वहां पर इस तरह के उसी के अमेरिका के प्लेन को हाईजैक करके इतना बड़े घटना को अंजाम दिया गया। यानी किस तरह से अलग अलग देशों से बंदे इकट्ठे किए, उनको अमेरिका के तरह, अमेरिका के जैसे लोग बोलते हैं, खाना खाते हैं, वहां पे जाके उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली प्लेन चलाने की, और फिर किस तरह से अलग अलग जगह से बंदे इकट्ठे किए, अमेरिका में भेजा, और उन्होंने 4 प्लेन किस तरह से हाईजैक किए। बहुत बड़े मास्टर प्लान की बात है। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर क्या है? क्या ओसामा बिन लादेन के द्वारा किया गया, क्या मसूद अजहर के द्वारा किया गया, ये दोनों ने मिलकर किया था, या किसी के द्वारा नहीं? तो इसका आंसर है ओसामा बिन लादेन। ये सब चीजें आप लोगों को पढ़ने में इसलिए भी मजा आ रहा होगा क्योंकि बिल्कुल रिसेंट घटना है, यानी कि आप लोग ये सब न्यूज में पहले भी आप लोगों ने देखा होगा। कह रहा डैश है यूएस नेवल बेस इन क्यूबा। ध्यान रखना, यूएस के अंदर, क्यूबा के अंदर यूएस का जो नेवल बेस है, जहाँ पे प्रिजनर को जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं या खुद की सरकार के जो नियम होते हैं वहां पे वो भी फॉलो नहीं होता। तो वो कौन सी जगह है? गुंटानामो बे, अंडमान निकोबार, इजिप्ट या नन? तो इसका आंसर है गुंटानामो बे, फर्स्ट आंसर। कि यहाँ पे क्यूबा में एक ऐसी जगह है जहां पर किसी भी प्रिजनर को अगर रखा जाता है तो वहां पे कोई भी जो इंटरनेशनल लॉ है, पता है ना आपको, यूएन के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बने, वहां पे वो रूल भी एप्लीकेबल नहीं होता। वहां पे यूएन के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे भी नहीं मिलने रहता, और किसी भी देश की सरकार जो है उनके भी जो रूल होते हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते। तो अमेरिका में जब 9/11 घटना हुई थी और अमेरिका को जिन जिन लोगों पे शक था, वहां पे अलग अलग देशों से उन्होंने बंदे उठाए और कहाँ पे रखा? इसी जगह पे रखा, क्यूबा में जो नेवल बेस है वहीं पे रखा, ताकि वहां पे कोई इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल लॉ या उनकी देश की सरकार का जो रूल है, वहां पे जो कानून है, कोई भी वहां पे लागू नहीं होते। तो वही है कि डैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान सिंस 2001 टू 2014। देखिए मैंने बताया आपको 9/11 जब घटना हुई उसके बाद उसमें जो पता चला कि इनमें जो पूरा जो मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन था, वो अलकायदा का लीडर था। तो तालिबान के अंदर उस टाइम पे अफगानिस्तान में जो है तालिबान का रूल चल रहा था, क्योंकि आपने देखा ना 96 से लेकर 2001 तक जो तालिबानियों ने रूल किया, और तालिबान को किसको सपोर्ट कर रहे थे? वो लोग अलकायदा को सपोर्ट कर रहे थे, उनको शेल्टर दे रहे थे, उनको सारी तरह की मदद दे रहे थे। तो अमेरिका को जब पता चला कि ये अलकायदा के द्वारा ये अटैक किया गया है, तो तालिबानियों से कहा गया कि भैया हमें ओसामा बिन लादेन हमारे हैंड ओवर कर दिया जाए। लेकिन तालिबानियों ने जब इस चीज को मना कर दिया, तो आपने देखा कि सितंबर में घटना हुई और दिसंबर के अंदर वहां पे तालिबानियों की सरकार गिर गई। अमेरिका और नाटो के जो भी देश थे वहां पर गए, उनकी सरकार गिरा के वहां पे उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई 2001 में। किसको बनाई थी? आपको याद रखना है, जिसने भी वीडियो देखा होगा उसको पता होगा इसका आंसर, हामिद करजाई को। उसके बाद जब तक अमेरिका का पूरा ऑपरेशन चलता रहा, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, तब तक वो वहीं पे प्रेसिडेंट रहे। तो क्या आंसर दे रखा है? हामिद करजाई, अशरफ गनी, नाजिबुल्ला या नन? तो इसका आंसर फर्स्ट है, हामिद करजाई जो है 2000 सॉरी दैश वाज द प्रेसिडेंट। हाँ, 2001 से लेकर 2014 तक जो इसके प्रेसिडेंट थे हामिद करजाई थे। ठीक है, जब तक मैंने बताया ना अमेरिका का ऑपरेशन चला था तब तक। नेक्स्ट है डैश बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इन 2014 में। अफगानिस्तान में 2014 में जब अमेरिका का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि अमेरिका पे भी यूएन का प्रेशर बढ़ रहा था, बहुत सारे सिविलियन मारे गए थे। वो किसी भी युद्ध के अंदर, किसी भी मिशन के अंदर अगर हम आतंकवादियों को मार रहे हैं, आतंकवादियों के संगठन ग्रुप को मार रहे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनोसेंट लोगों को मारा जाता है, जब बच्चे वहां पे मरते हैं, जब औरतों को बिना मतलब मारा जाता है, सिविलियन टारगेट किया जाता है, तो उस देश की, उस ऑपरेशन की काफी बदनामी होती है। तो अमेरिका के भी पूरे विश्व में एक बहुत ज्यादा छवि खराब हो रही थी, उसको मनमानी करने का जो आरोप लग रहा था, यूएन को भी प्रेशर बढ़ रहा था कि अमेरिका को इस तरह से रोका जाए। तब तक अमेरिका का पूरा मिशन भी कंप्लीट हो चुका था। तो अब उसने डिसाइड किया कि अपनी जो आर्मी है और जो नाटो की आर्मी है, जो यूनाइटेड नेशन ने अपने एक असिस्टेंट फोर्स भेजे थे, सभी को अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया था। 2014 में जितने भी अमेरिका के सोल्जर्स थे सभी लोग यहाँ से चले गए थे। केवल 10,000 करीब अमेरिका के सोल्जर थे वो अफगानिस्तान में ही रह गए थे, ताकि अफगानिस्तान की जो आर्मी है वो इतनी ज्यादा ट्रेंड नहीं है, इतनी ज्यादा मतलब उनके पास हथियार नहीं है। तो अमेरिका उनको, आपको पता होगा कि उनके जितने भी आर्मी के लोग हैं, सोल्जर्स, उनकी सैलरी, उनके वेपन, सभी का खर्चा जो है अमेरिका उठाता है, और 10,000 अपने सेना भी वहां पर वो छोड़कर गया था। तो 2014 में सिचुएशन जब नॉर्मल हो गई, तो वहां पर अफगानिस्तान के अंदर कौन प्रेसिडेंट बना? तब से लेकर आज तक वही प्रेसिडेंट है। डेमोक्रेटिक तरीके से उनको चूज किया गया था। तो उस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? क्या हामिद करजाई थे? तो नहीं, 2001 से लेकर 2014 थे। तो ये तो 14 में पूछ रहा है। क्या अशरफ गनी थे?
क्या नाजिबुल्ला थे या नन? तो इसका आंसर है अशरफ गनी, जो अभी भी आपको पता है जो भागकर दुबई चला गया है, तो वो उसी टाइम जो था प्रेसिडेंट 2014 में अशरफ गनी ही बना था। बहुत ही करप्टेड पॉलिटिकल नेता है। ओसामा बिन लादेन की डेथ कब हुई? क्योंकि ओसामा बिन लादेन के लिए ही तो इतना बड़ा ऑपरेशन अमेरिका के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि अगर वो ओसामा को नहीं मारता तो अमेरिका के स्टेटस की पावर को बहुत ज्यादा धक्का लगता और कोई दूसरे जो टेररिस्ट है वो दोबारा भी अमेरिका को टारगेट कर सकते थे। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है क्या मई 2001 में, जून 2006 में, मई 2011 में और दिसंबर 2011 में। तो इसका आंसर 2011। देखिए 2001 में उसने अंजाम दिया और 10 साल तक बेसिकली वो ऑपरेशन चला। 10 साल के बाद अमेरिका को सक्सेस मिली और मई 2010-11 में अमेरिका को ओसामा बिन लादेन को मारने में सफलता मिली। तो याद रखना मई 2011, 10 साल, एक में घटना हुई और 11 में जाकर ओसामा को मारा गया। नेक्स्ट है जो अरब स्प्रिंग आपने पीछे पढ़ा था, वो कहाँ से स्टार्टेड हुआ था? टूनिशिया से, इजिप्ट से, यमन से या सीरिया से? तो आपको पता है इसका जो आंसर है टूनिशिया। टूनिशिया से बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था। कह रहा होस्नी मुबारक रिलेटेड टू डैश कंट्री। जो होस्नी मुबारक नेता है वो किस देश से बिलोंग करते हैं, किस देश के बेसिकली रूलर है? क्या टूनिशिया के, इजिप्ट के, यमन के, सीरिया के? तो इसका आंसर है इजिप्ट के, क्योंकि यहीं पे अरब स्प्रिंग के बाद भी उनकी सत्ता भी चली गई थी। डैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ टूनिशिया एट द टाइम ऑफ अरब स्प्रिंग। जब अरब स्प्रिंग चल रहा था टूनिशिया के अंदर, तो उस टाइम का जो रूलर था, प्रेसिडेंट कौन था? क्योंकि वो रूलर बहुत तानाशाह था और उसी की तानाशाह के कारण ही जनता जो है बहुत गरीबी में जी रही थी। जनता के जो ह्यूमन राइट्स थे वो छीने जा रहे थे और इसी से बौखलाकर वहां पे अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था। तो कौन ऐसा प्रेसिडेंट था जो इतना डिक्टेटर था? क्या बेन अली थे, क्या हामिद करजाई थे, क्या होस्नी मुबारक थे या नन थे? तो इसका आंसर है बेन अली। नेक्स्ट है कि मेन कॉजेस ऑफ अरब स्प्रिंग। जो अरब स्प्रिंग हुआ था, अरब क्रांति हुआ था, देखो मैं बता दूं कि कोई भी जो क्रांति होती है कोई एक छोटे घटना से नहीं होती। छोटे घटना से तो वो विशाल रूप ले लेती है, बट उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, जो एक रीजन होता है, बहुत लंबे टाइम से माहौल तैयार होता है। यानी किसी से आपकी दुश्मनी होती है, एकदम से ऐसा नहीं कि आपने को उसने कुछ बोला और आपने उस पर पूरा अटैक ही कर दिया, ऐसा नहीं होता। पीछे से आया ही एक बैकग्राउंड बन रहा होता है, बहुत टाइम से आप उसके अत्याचार बर्दाश्त कर रहे हो, बहुत ज्यादा आपसे, आपको सिर्फ एक मौका चाहिए कि कब मुझे एक मौका मिले और मैं उस पर अटैक कर सकूं। तो वैसा ही अरब स्प्रिंग के अंदर काफी टाइम से एक बुरा सा माहौल बना हुआ था, वहां की जनता जो है सरकार के खिलाफ थी, लेकिन सडनली एक ऐसी घटना घट गई कि उस छोटी सी चिंगारी ने बहुत बड़ा विशाल रूप ले लिया। तो मेन कॉजेस क्या थे, बेसिकली बैकग्राउंड कॉजेस क्या थे? तो पहला दे रखा क्या वहां पे पॉलिटिकल बहुत करप्शन था, क्या इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी थी, या सारे ही रीजन थे? तो इसका आंसर होगा सारे ही रीजन थे, जिसके कारण जनता बहुत ज्यादा परेशान थी और वहां पे जो सरकार थी मनमानी कर रही थी, जनता की बातों को, उनकी एक्सपेक्टेशन को समझने में पूरी तरह से असफल थी। फिर कह रहा है जो अरब स्प्रिंग है वो कहाँ कहाँ फैला? मैंने बताया ना टूनिशिया से तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन केवल जो आग की लपटें थी टूनिशिया तक ही नहीं सीमित रही, उसके जितने भी पड़ोसी देश थे काफी तेजी से वो फैलता चला गया। और रीजन भी ठीक था कि जैसे टूनिशिया में सिचुएशन थी जहां पे डिक्टेटरशिप उसकी सरकार थी, पॉलिटिकल करप्शन था, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ह्यूमन राइट वायलेशन, वही सेम सिचुएशन अरब दूसरे देशों में भी चल रहे थे। और जब टूनिशिया में सक्सेस मिल गई, वहां पे सरकार का इतना विरोध हुआ कि 1 महीने के अंदर जो तानाशाह सरकार का तख्ता पलट हो गया। तो लोगों को लगा कि अगर हम भी अपने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे, हम सभी सरकार के अगेंस्ट हो जाएंगे, तो हमको भी सफलता मिल जाएगी। और यही एक सही वक्त है कि भैया अभी जो कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लो, अभी गंगा बह रही है, सभी लोग एक साथ उठो, खड़े हो, वरना हमें दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। कि आसपास सारा जो माहौल है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो जो अरब स्प्रिंग है कहाँ कहाँ फैला? इजिप्ट में फैला, मैंने बताया होस्नी मुबारक जो 1979 से वहां पे प्रेसिडेंट थे, उनको भी अपनी तख्ता पलट करना पड़ा, अपने जो भी शासन है हाथ धोना पड़ा। सीरिया में भी फैला, यमन में भी फैला। यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दे रखे, लेकिन बता दूं मैं आपको इसके अलावा भी बहुत सारे जो 5 देश में पड़ा था वो आपको याद रखना कि सभी देशों में फैला था। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी मेंबर्स इन सीआईएस। सीआईएस आपको पता है कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो मैंने बताया था ना 15 रिपब्लिक्स को मिलकर यूएसएसआर पूरा बना हुआ था। जब यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, खत्म हो गया, तो सारे ही जो उसके रिपब्लिक थे वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे, आजाद हो चुके थे, अपनी तरह से अपने देश की सरकार चलाने के लिए, अपना देश का भविष्य डिसाइड करने के लिए पूरी तरह से आजाद थे। लेकिन उसमें से जो बाकी 3 देश थे जिन्हें बाल्टिक रिपब्लिक कहा गया वो अलग हो गए। बाकी के जो 12 देश थे उन्होंने कहा ठीक है, अब लीगली फॉर्मली तो हम एक ग्रुप नहीं है, हम आजाद हो चुके हैं, अलग अलग देश में हमारी सरकार बनी हुई है, लेकिन हम इनफॉर्मली अपना एक
हम डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, डिसीजन में एक दूसरे की मदद करेंगे, जो भी सहायता होगी एक देश के द्वारा दूसरे देश के द्वारा की जाएंगी। वो एनुअल मीट करते हैं, हर एक देश की जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे जो रोटेशन वाइज वहाँ पे मीटिंग्स होती है, बातचीत होती है, एक दूसरे के डेवलपमेंट को लेकर डिसाइड किया जाता है। तो पूछा कितने मेंबर है CIS के अंदर, तो मैंने अभी बताया कि 15 में से 3 जो थे बाल्टिक रिपब्लिक कहा गया, वो 3 अलग हो गए। तो कितने बच गए थे? 12 देश बच गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 12, 15, 10 और 5। तो इसका आंसर होगा क्या? 12 फर्स्ट। 12 इसके CIS के मेंबर थे। कह रहे डैश डैश एंड डैश नॉट बिकम द मेंबर ऑफ CIS। 15 देशों में से कौन से 3 देश थे जो CIS के मेंबर नहीं बने थे? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या? इस्टोनिया था, रशिया और लिथुनिया के ये 3 देश थे? बिल्कुल नहीं, रशिया तो उसका देश था CIS का। फिर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, आर्मेनिया, रशिया और एस्टोनिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया। तो इसका आंसर है बी। याद रखना आपको कि जो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया ये 3 ऐसे देश थे जिन्होंने डिसाइड किया कि वो CIS के मेंबर नहीं बनेंगे और जिन्होंने बाद में नाटो भी ज्वाइन कर लिया था 2004 में। नाटो यानी क्या समझते हो? अमेरिका का ग्रुप। तो वही कह रहा है जो 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, ऊपर क्वेश्चन और नीचे के आंसर दोनों सेम है, इसीलिए गलती से लग गया। ऊपर क्या? डैश एंड डैश नॉट बिकम द मेंबर ऑफ CIS, उसका भी आंसर वही है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुनिया। ये जो 3 देश थे बेसिकली वो CIS के मेंबर नहीं बने और यही 3 देश बाद में मार्च 2014 में जाकर वो नाटो को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऊपर और दोनों जो क्वेश्चन बदले हुए हैं बट आंसर सेम है। वही 3 देश थे जिनको बाल्टिक रिपब्लिक कहा गया, वही 3 देश थे जिन्होंने CIS के मेंबरशिप स्वीकार नहीं की थी, वो अलग होना चाहते थे इससे। नेक्स्ट है डैश बिकम द फर्स्ट ऑफ द 15 रिपब्लिक्स टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस। 15 रिपब्लिक में से कौन सा देश ऐसा था जिसने सबसे पहले खुद को इंडिपेंडेंट यानी कि आजाद घोषित कर दिया? क्या वो एस्टोनिया था, क्या वो लिथुनिया था, क्या वो रशिया था, क्या वो लाटविया था? तो इसका आंसर है लिथुआनिया। 15 देशों में से सबसे पहले लिथुआनिया ने कहा कि भैया मैं अपने आप को आजाद करता हूँ, मैं इस ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ। और बाद में उन्होंने CIS भी बनाया तो भी उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो उसमें मेंबर नहीं रहना चाहते थे, वो अमेरिका के बेसिकली नाटो में ज्वाइन हो गए थे। नेक्स्ट है कि हु सेड दिस लाइन, द मदर्स ऑफ ऑल बैटल्स। जिसने भी फर्स्ट गल्फ वॉर पढ़ा होगा, ये जो लाइन है वो इराक के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के सद्दाम हुसैन, उन्होंने कहा ये 100 जंगों की एक जंग होगी, यानी कि तुम 34 देश मिलके आओ चाहे 50 देश मिलके आओ। अब मैं उस टाइम पे इराक की जो फौज थी वो पूरे विश्व की 5वीं नंबर पे आती थी, लेकिन आपको पता है कि जब 34 देशों ने मिलकर और अमेरिका उसको लेड कर रहा था, जब इराक पे अटैक किया गया तो सारी जो उसके खोखले दावे थे धरे के धरे रह गए और आसान से इराक को पीछे कर दिया गया। इराक पे अटैक करके इराक को जो मजा बहुत आसानी से रखा दिया गया। तो कह रहा है ये जो दावा किया था कि द मदर्स ऑफ ऑल बैटल, जो फर्स्ट गल्फ वॉर जब हुआ था, जब UN ने उसको समझाने की कोशिश की थी, अमेरिका ने भी उसको बहुत डिप्लोमेटिकली समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना कि उसे लग रहा था वो बहुत स्ट्रांग है, उसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग है और उसने कहा ये 100 जंगों की एक जंग होगी और सभी देशों को मुंह की खानी पड़ेगी। तो इतना कॉन्फिडेंस जो था वो किस प्रेसिडेंट के अंदर था उस टाइम पे? तो क्या सद्दाम हुसैन के अंदर थे, क्या जॉर्ज डब्ल्यू बुश में थे, होस्नी मुबारक में थे या बेन अली में थे? होना तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश में चाहिए। खैर उस टाइम पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश तो थे ही नहीं, जॉर्ज HW बुश थे फर्स्ट गल्फ वॉर के टाइम। लेकिन ये कॉन्फिडेंस जो झूठा कॉन्फिडेंस था वो किस में था? इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के अंदर था। तो ये देखो छोटी छोटी जो लाइन होती है, देखो हर एक लाइन नहीं लेकिन कुछ कहावतें जो होती है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। जैसे मैंने आपको जब यूनाइटेड नेशन कराया था चैप्टर, तो मैंने बताया था कि एक जो जनरल सेक्रेटरी थे उनके द्वारा एक लाइन बहुत अच्छी कही गई थी कि जो UN के बनने से जो धरती है वो स्वर्ग नहीं बन जाएगी, हेवन नहीं बन जाएगी, बट ये हमें हेल होने से जरूर बचाता है। तो ये जो एक कहावत बन गई थी इसको हमें याद रखना है, यानी कि हर एक बातचीत हर एक डायलॉग को हमें याद रखना है। बट कुछ चीजें जो होती है कि या तो वो अच्छी या बुरी, जैसे इसमें तो उन्होंने ठीक कहा था UN के कंटेस्ट में कि UN से ऐसा नहीं है कि देश में सारी शांति हो गई, सारी समस्या हो गई, देश स्वर्ग की तरह अच्छा बन गया है। बट कोई भी देश अगर नर्क होना बनाना चाहता है विश्व को तो ऐसा UN बिल्कुल भी नहीं होने देगा। तो ऐसा ही सद्दाम हुसैन ने भी फर्स्ट गल्फ वॉर में बड़े बड़े दावे किए थे कि भैया हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सारे देश हम पे मिलकर अटैक कर लो, लेकिन हम सबके चक्के चुरा देंगे, ये 100 जंगों की एक जंग होगी। बट सारे ही जो उसके दावे थे खोखले थे, कुछ भी दम नहीं था, कथनियों करने में विरोधाभास दिख गया था। तो किसके द्वारा दिखा था? सद्दाम हुसैन के द्वारा लाइन कहा गया था। कह रहा है 1992 डैश गवर्नमेंट फेल इन अफगानिस्तान। आपको पता है कि 1986 में तब तक जो था USSR का अफगानिस्तान पे एक दबदबा था, उसकी आर्मी पे, उसकी पॉलिटिकल पार्टी पे।
तो उसी के सपोर्ट से 1986 में नाजिबुल्ला की सरकार बनी थी। लेकिन जब 1989 में यूएसएसआर वापस आ गया, तब वहां पे क्या हुआ, आपने देखा बहुत सारे जो मुजाहिदीन थे, तालिबान, अलकायदा, ये सब आपस में एक हो गए थे और वहां की जो गवर्नमेंट थी नाजिबुल्ला उसके खिलाफ फिर गई थी। नाजिबुल्ला की सरकार ने अपने आप को बचाया, उन दोनों को संघर्ष होता रहा, लेकिन फाइनली 1992 में नाजिबुल्ला की सरकार गिर गई। उसके बाद अफगानिस्तान 4 साल तक सिविल वॉर में फंसा रहा और फिर 96 में जो तालिबान है बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रुप में उभर कर सामने आया और वहां पे 96 से 2001 तक रूल किया था। तो किसकी सरकार 1992 में गिर गई थी? तो क्या नाजिबुल्ला की सरकार गिर गई थी? अशरफ गनी तो पता इस टाइम पे है, अभी वो बेचारे देश छोड़कर भाग गए। हामिद करजाई 2001 में बने थे जब अमेरिका का ऑपरेशन चल रहा था। नन, कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है नाजिबुल्ला की सरकार 1992 में गिर गई थी, 1986 में बनी थी। किसके द्वारा, किसके सपोर्ट से? यूएसएसआर के सपोर्ट से। लेकिन जब 1989 में यूएसएसआर ने अपनी आर्मी बुला ली, क्योंकि अपने देश में उसके बड़े सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे, 15 रिपब्लिक्स थे, उनके ही बहुत सारे अलग हो जा रहे थे। तो इसी चक्कर में अब उनकी जो प्रॉब्लम थी अपने देश में आकर सिमट गई थी और वहां पे जो थे नाजिबुल्ला की सरकार, उनके खिलाफ जो भी अलग अलग ग्रुप एमर्ज हुए थे उनके बीच लड़ाई चलती थी। लेकिन 1992 में फाइनली नाजिबुल्ला की सरकार गिर गई। 4 सालों तक वो यूएन जो है अफगानिस्तान में यूएन के जो ऑफिस थे वहां पे अपनी जान बचाने के लिए रहे। लेकिन फाइनली जब तालिबानियों की सरकार आई 1996 में, वो घसीटते हुए उनके यूएन के ऑफिस से निकालते हुए उनको बहुत बुरी तरह से मार दिया गया था। मारने के बाद उनको हाथ पैर अलग अलग अंग काट कर उनको लैंप पोस्ट पे चिपका मतलब टांग दिया गया था, ताकि पूरे दुनिया को दिखाने के लिए कि तालिबान कितना क्रूर और बर्बर प्रकृति के लोग हैं। ठीक है, तो 1992 में उनकी सरकार गिर गई थी। कह रहा डैश है कि डैश इन यूएसएसआर विथड्रॉ हिज आर्मी, भेजी थी ये तो हमको पता है 1979 में क्रिसमस ईव को, पर वापस कब अपनी आर्मी को उन्होंने बुला लिया और मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा डिसीजन लिया गया। 1979, 1989, 1969, 1991। बच्चों को लगता है जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ कि तब उसकी आर्मी है, लेकिन तब उसकी आर्मी नहीं आई, उससे पहले ही 1979 में भेजा। और 10 साल याद रखना, 1979 से 10 साल के बाद 1989 में उनकी जो आर्मी थी वापस आ गई, क्योंकि अब जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो डेवलपमेंट करना चाहते थे और उनका जो फोकस था वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे था, अपने लोगों को अधिकारों को देकर था, ना कि दूसरे देश में इस तरह से लड़ाई लड़कर अपने संसाधनों को, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करना था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कह रहा फुल फॉर्म ऑफ CIS, मैंने बताया ना कि 15 रिपब्लिक में से जो 3 देश अलग हो गए थे, बाल्टिक रिपब्लिक बन गए थे, 12 देशों ने मिलकर CIS बनाया था। तो उसका CIS का फुल फॉर्म क्या है? क्या कॉमन इंडियन स्टेट है, कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट है, कॉमन इंक्लूसिव स्टेट्स है, या नन है? तो इसका आंसर है कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट। बी जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। आई होप सभी बच्चों को, मुझे पूरी उम्मीद है जो बच्चे विनिंग क्वेस्ट पे मेरे साथ पढ़ रहे हैं 30 के 30 आंसर्स उनको पता ही होंगे, और जिनको नहीं पता है तो प्लीज आप लोग जाके पहले वो वीडियोस देखो, तब आपको समझ में आएगा। इसका मैंने कंबाइन एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने अरब स्प्रिंग और गल्फ वॉर बताया, एक में मैंने मिडिल ईस्ट क्राइसिस बताया हुआ है, तीनों को CIS के बारे में भी बताया हुआ है। तो आप लोग ये 2-3 वीडियो देख लोगे तो एक बार आपको एनसीईआरटी बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने डिटेल में, और एनसीईआरटी से ही डिटेल्स लेके मैंने करा रखा है, क्योंकि आपको इन जितने भी फिगर्स हैं, डेटा है, जो भी डेट है, जो भी पर्सन के नाम है, वो आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे, आपको एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने जितने भी वीडियोस बना रखे हैं, जो भी मैंने डेटा उठाए सारे एनसीईआरटी के हैं। तो आप लोग प्लीज जिन्होंने नहीं देखा है, आप लोग पहले 2 बार वीडियो देखो, उसके बाद MCQ सॉल्व करो, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल सामने सामने सारे आंसर लिखे हुए हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा, आपने सेशन को बहुत एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक था बहुत ही नया था। इसीलिए एक तो होता है ना बहुत 50 साल पुराने चीजों को पढ़ने में इतना मजा नहीं आता, लेकिन जो चीज आपके सामने घटना घटती है, जैसे कि अभी तालिबानिया को सामने चल रहा है, किस तरह अशरफ गनी यहाँ से भाग कर, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपको भी बताने में अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने खुद न्यूज में सुने, आपको लगा अच्छा हमारे देश के सामने ये सब चीजें हो रही है और वो हमसे पूछा जा रहा है, तो वो थोड़ा पढ़ने में भी एक मजा आता है, इंटरेस्टिंग जैसा लगता है। तो बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, फीडबैक हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।